अब सीधे आपको पता हो गया द्वंद्व समास। मैंने क्या कहा, अच्छा बुरा, भला बुरा, काला गोरा, गौरी शंकर, ये समानार्थी आ रहे हैं ना। गौरी गौरी अलग है, शंकर अलग है, ठीक है, गौरी। तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार होप करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है करवीत वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद करवीत। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ हिंदी का सेट नंबर 3, ठीक है। इससे पहले मैं 2 सेट कराया हूँ, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी व्याकरण, हिंदी व्याकरण से जितने भी संबंधित क्वेश्चंस थे उनको मैंने आपको अच्छे से कराया, और 1-2 क्वेश्चन मैं हमेशा साहित्य की भी लेके आता हूँ। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसमें हम सब कुछ चीजें बात करेंगे, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, तत्सम, तद्भव जितने भी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है मुगल का स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो मुगल है, जो मुगल शब्द है, तो मुगल शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, ठीक है। मुगल शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा मुगलानी, ठीक है। इसका सही शब्द क्या होगा, मुगलानी होगा। मुगल का हो जाएगा मुगलानी, ठीक है। मुगली, मुगलियानी मत कर देना, इसका होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भगवान का स्त्रीलिंग क्या है। तो भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है, भगवान का स्त्रीलिंग होता है भगवती, ठीक है। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है, भगवती होता है। अब आप सोच रहे होंगे देवी क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो देवी होता है देवता का स्त्रीलिंग, ठीक है। देवता का स्त्रीलिंग होता है देवता, देवी सॉरी, देवता का होता है देवी स्त्रीलिंग ना, जैसे बोलते हैं ना देवी देवता, ठीक है। तो देवी देवता बोलते हैं, भगवान भगवती बोलते हैं, ठीक है। तो भगवान का होगा भगवती, देवी देवता का होगा देवी, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद होता है महाधन उत्सव, ठीक है। क्या होता है, महाधन उत्सव इसका संधि विच्छेद होता है। और देखिए महाधन उत्सव में क्या क्या जुड़ रहा है, आधन उ जुड़ रहा है। तो आधन उ जुड़ के क्या हो जाता है, ओ बन जाता है। ये आप लोगों को मैं हर वीडियो में कराता हूं, ठीक है। आधन उ जोड़ के ओ बनाते हैं। तो यहां पर कौन सी संधि होगी, जहां पर भी बीच में आपको ओ दिखता है तो ओ में कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, ठीक है। ए ओ अर, जहां पर ए ओ अर आपको दिखेगा वहां पर होती है गुण संधि, ठीक है। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है ना, तो महोत्सव हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर महाधन उत्सव, ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहां पर क्या होगी, गुण संधि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या है। गंगोर्मी मतलब गंगा, देखिए गंगा धन ऊर्मी, ठीक है। गंगा धन ऊर्मी क्या होगा, इसका सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। गंगा धन ऊर्मी, बड़ी ऊ की मात्रा होगी, क्या कि आ और उह मिला के बड़ा ऊ बनाते हैं, ठीक है। गंगा धन ऊर्मी, ऊर्मी बराबर क्या होगा, गंगोर्मी हो जाएगा, ठीक है। तो गंगोर्मी कहां पर दिख रहा है, गंगा धन ऊर्मी, तो गंगा धन ऊर्मी दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए गंगा धन ऊर्मी जुड़ के क्या बना, गंगोर्मी, बीच में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ यहां पर भी क्या होगा, गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है। तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। तो ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। आश्चर्य क्या होता है, तत्सम होता है। अर्ध क्या होता है, तत्सम होता है। और अक्षी क्या होता है, ये सारे तत्सम शब्द होते हैं। अब बात करूं, मैंने आपको बताया था तत्सम तद्भव क्या होता है, ठीक है। अब देखिए तत्सम तद्भव क्या होता है। तत्सम की हम परिभाषा देखें तो जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है, जितने भी संस्कृत के या फिर विदेशी शब्द जो भी बोलते हैं हम, तो उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। जो भी संस्कृत के और विदेशी शब्द होते हैं उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। जहां पर भी हमें कौन से शब्द देखने को मिलेंगे, जहां पर भी हमें स्र, ठीक है, स्र हो गया, स हो गया सलजम वाला, और षटकोण वाला स हो गया, व हो गया, और स्वर में री हो गया, और र हो गया, ठीक है। तो इतने भी वर्ड जहां पर आपको दिखते हैं वो सारे क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। अब देखिए आश्चर्य में आ रहा है ना स, ठीक है, आश्चर्य में क्या आ रहा है, स आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, तत्सम होगा। अब अर्ध आ रहा है, अर्ध र आ रहा है ना, यहाँ पर अर्ध में र आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, तत्सम होगा। अक्षी, अक्ष आ रहा है ना, अक्षय में क्या होगा, तत्सम शब्द होगा, ठीक है। तो जितने भी तत्सम शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द और विदेशी शब्द होते हैं तत्सम। अब तद्भव की बात करें तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो देशज शब्द होते हैं। मतलब स्थानीय भाषा के जितने भी शब्द होते हैं, जो स्थानीय भाषा में हम जितने भी शब्दों को, जितनी भी भाषाओं के शब्दों को हम प्रयोग करते हैं, वो सारे शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। देशज शब्द हम बेसिकली इसको बोलते हैं, ठीक है, देशज शब्द बोलते हैं तद्भवों को। जितने भी हिंदुस्तान में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, जितने भी मतलब स्थानीय भाषाएं, उनसे जितने भी शब्द बनते हैं उनको बोलते हैं
क्या बोलते हैं उनको, हम देशज शब्द, तद्भव शब्द बोलते हैं। ठीक है, जितने भी देशज शब्द होंगे उनको तद्भव शब्द बोलते हैं। जहां पर भी आपको क्या दिखता है, ये वाला सौ दिखता है, ठीक है, ये वाला सौ दिखता है और ब दिखता है, तो वो क्या होंगे, तद्भव शब्द होंगे। स और ब, जहां पर सिंपल स और ब दिखेगा वहां तत्सम, और जहां पर आपको सलजम वाला स दिख रहा है, या फिर आपको षटकोण वाला स दिख रहा है, या स्र दिख रहा है, या फिर आपको री दिख रहा है, व दिख रहा है, या फिर आपको क्या दिख रहा है, र दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड क्या होंगे, तत्सम होंगे। बाकी स और ब क्या होंगे, तद्भव होंगे। ठीक है, तो इनमें से ये सारे शब्द क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। मैंने आपको तत्सम तद्भव अच्छे से करा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब ढूंढिए, इसमें मैंने क्या बताया था, तद्भव में जहां पर स और ब शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तो इसमें से आपको नॉर्मल शब्द कौन से लग रहे हैं जो हमारा हिंदुस्तान में विभिन्न स्थानीय भाषाओं में बोले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, आंसू, आंसू में क्या दिख रहा है हमें, स दिख रहा है ना, स क्या है, तद्भव है, तो आंसू क्या हो जाएगा, तद्भव। अगर इसका हम तत्सम करेंगे तो आंसू का क्या हो जाता है, अश्रु आ जाता है, मतलब स्र आ रहा है ना यहाँ पे। अब स्र जहां पे दिखेगा तत्सम, तो अश्रु क्या होगा, तत्सम, और आंसू क्या होगा, तद्भव। तो बेसिकली आंसू क्या हो जाएगा, यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, और आम है, ठीक है, जहां पर भी म ब ऐसे सिंपल शब्द दिख रहे हैं तो वो भी क्या होते हैं, आम। आम भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर तद्भव शब्द होगा। आंसू भी क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। लेकिन जो अष्ट दिया है, अष्ट में क्या आ रहा है, षटकोण वाला स आ रहा है। ठीक है, आधा षटकोण वाला स आ रहा है, तो ये क्या होगा, तत्सम होगा। इसको छोड़ के, ठीक है, अष्ट को छोड़ के बाकी आंसू और आम क्या है, तद्भव शब्द हैं। ठीक है, तद्भव शब्द हैं। आम का तत्सम क्या होगा, आम्र होगा। आंसू का क्या होगा, अश्रु होगा। ठीक है, तो इन दोनों में ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ए व बी दोनों क्या है, राइट आंसर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी कराता हूँ। आप लोग यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करिए हिंदी प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट, तो आपको हजारों वीडियो मिलेंगे। हो सकता है मेरी वीडियो आपको दिखते ही ना हो रैंक में, काफ़ी वीडियोस दिखेंगे। उन लोगों में सबको तो नहीं कह रहा, कुछ कुछ लोग हैं जैसे जीके ट्रैकर, वो लोग हैं, वो अच्छे से बताते हो, जीके ट्रैकर सर जो भी है ना, तो वो अच्छे से बताते हैं। बाकी 2-3 चैनल मेरे को ऐसे दिखे जिनके 8K 10K सब्सक्राइबर तो हैं, लेकिन उन लोगों ने, मतलब वो लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो बोल देंगे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फिर सीधे नेक्स्ट पढ़ेंगे। भाई साहब, जो और ऑप्शन है वो भी तो पता होनी चाहिए ना लोगों को। और ऑप्शन कैसे पता चलेंगे, हमने सीधे सीधे आंसर तो दे दिया, उसका आंसर तो हम किताब से पढ़ के भी दे सकते हैं ना। हमें यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट करने की क्या जरूरत है। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो आपको बता रहे पढ़ा रहे वो बाकी ऑप्शन भी तो आपको बताए, है ना। बाकी ऑप्शन भी आपको अच्छे से कराए, तभी आप लोगों का एक्स्ट्रा फैक्ट क्लियर होंगे। अब आप लोगों ने पढ़ा कौन सा शब्द तद्भव है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब आम और आंसू। अब आपको पता ही नहीं चला अष्ट तद्भव कैसे है। ठीक है, तत्सम शब्द है अष्ट, तो कैसे तत्सम है, ये 2 तद्भव है तो कैसे, ये चीजें भी तो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें ऐसी जगह, आप लोग सही जगह पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा मेरा चैनल देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तभी देखना, नहीं तो आप और भी चैनल हैं जहां अच्छा पढ़ाते हैं वहां देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा फैक्ट हमेशा क्लियर कराता हूँ। ठीक है, जितने भी ऑप्शन आपको दिखेंगे मैं सब ऑप्शनों के बारे में आपको बताते रहता हूँ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, देशज शब्द पूछा गया है। अब देखिए, देशज विदेशज शब्द क्या होते हैं, मैं आपको हमेशा बताते आता हूँ कि देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो हमें मतलब स्थानीय भाषा में हमारे भारत में जो शब्द होते हैं, जो भारत के शब्द होते हैं, उनको देशज कहते हैं। विदेशज शब्द क्या होते हैं, जो विदेशों से प्रयुक्त होते हैं, जो फारसी शब्द हैं, अंग्रेजी, जैसे कैप्टन शब्द है। अब यहाँ पर कैप्टन है, कैप्टन क्या होगा, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, तो ये क्या है, विदेशज शब्द है, विदेश से आया हुआ है। तो हिंदी में जितने भी शब्द, इंडिया के जितने भी शब्द है वो क्या है, देशज शब्द है, बाकी बाहर से आए शब्द विदेशज है। अब इसमें देखिए थैला, ठीक है, थैला क्या है, सिंपल लैंग्वेज है, इंडिया में बोला जाता है थैला। ठीक है, इंग्लिश में इसका शब्द क्या होता है, बैग। ठीक है, तो बैग अगर यहाँ पर होता तो वो विदेशज होता, लेकिन थैला हिंदी शब्द है तो ये क्या है, देशज शब्द। अब रोटी है, रोटी भी क्या है, हिंदी शब्द है, हमारे देश का शब्द है। लुटिया भी क्या है, हमारे देश का शब्द है। ये सारे क्या है, हमारे देश के शब्द हैं, मतलब देशज शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि देशज शब्द ये 3 के 3 है। विदेशज शब्द मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कैंची बोलते हैं हम, जैसे फारसी शब्द आते, कैंची हो गया और कैप्टन हो गया या फिर जनरल हो गया, ये सारी क्या है, विदेशज शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। अब यहां पर पूछ दिया है विदेशी शब्द क्या है। ठीक है, ऊपर था सारे देशी, अब नीचे पूछा है विदेशी शब्द क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब देखिए सर्कस,
ठीक है। सर्कस क्या है, CRISUS, ये क्या है, एक इंग्लिश शब्द है, ठीक है, इंग्लिश शब्द है सर्कस। कर्फ्यू की बात करें, कर्फ्यू भी क्या है, इंग्लिश शब्द है। अब चाय की बात करें, चाय क्या है, एक चीनी शब्द है, ठीक है, चाइनीज शब्द है चीनी। चाय का मतलब, चाय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, चीन से होती है, तो ये क्या है, चीनी शब्द है, मतलब ये भी विदेशज है, ठीक है। तो ये 3 के 3 क्या हो जाएंगे यहाँ पर, विदेशज, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये 3 के 3 क्या है, विदेशज शब्द हैं। आप लोगों को उसको मीनिंग निकाल के करना होता है, देशज विदेशज, जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देने की इच्छा के लिए एक शब्द है। अब जिसको देने की इच्छा होती है, जो देने की इच्छा करता है, तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो इसमें देखिए ईर्ष्या, जो ईर्ष्या करता है, दूसरे से घृणा करता है, गुस्सा कर मतलब दूसरे से जलता है, उसको बोलते हैं ईर्ष्या। वैसे मुर्मूषा है, दान है, किसी को दान करते हैं तो दान हो गया। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब देने की इच्छा के लिए इनमें कोई शब्द है ही नहीं, तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब मैं बताऊंगा कि देने की इच्छा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब देखिए, जो देने की इच्छा है किसी को, ठीक है, तो देने की इच्छा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, उसको बोलते हैं हम दित्सा, ठीक है। दित्सा मीन्स होता है देने की इच्छा, किसी को देने की इच्छा होती है तो उसको बोला जाता है दित्सा, ठीक है। दित्सा मतलब होता है देने की इच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, सदा धन एव में किस प्रकार की संधि है, ठीक है, मतलब सदा धन एव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा धन एव, ठीक है, सदा धन एव, ये सदा धन एव बराबर, सॉरी एव छोटा वाला होगा, सदा धन एव बराबर हो जाता है सदैव, ठीक है, सदैव हो जाता है, सदा धन एव बराबर सदैव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ए आ रहा है ना, ए की मात्रा आ रही है, आई बीच में आई आ रहा है, तो मैंने जहां पर आपको बोला था, जहां पर औ आई आएगा वहां पर क्या होगा, वृद्धि संधि होगा, जहां पर छोटी मात्रा आती है। अब जैसे इसमें से देख लो, छोटी आती है, खाली ए आता है और ओ आता है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, ए ओ में आपका क्या होगा, गुण संधि होगा। लेकिन बड़ा आई और बड़ा औ जहां पर आता है वहां पर क्या होगा, वृद्धि संधि। तो सदा धन एव में कौन सी संधि होगी, सदैव, मतलब वृद्धि संधि होगी। बीच में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, बड़ा आई आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, कौन सी संधि होगी, यहां पर वृद्धि संधि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, आदि का विलोम शब्द है। आदि का विलोम शब्द क्या होता है, तो आदि का विलोम शब्द होता है अंत, ठीक है। आदि का विलोम शब्द क्या होता है, अंत होता है, मतलब आदि अंत, मतलब आदि मतलब शुरुआत, और उसका विलोम शब्द अंत मतलब खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपकार का विलोम शब्द है, तो उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो उपकार का विलोम शब्द होगा अपकार, मतलब उपकार, किसी पर उपकार करते हैं हम, किसी पर उपकार करते हैं, अपकार मतलब किसी पर, अपकार मतलब किसी की सहायता कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस पर उपकार कर दिया, उसकी सहायता कर दी तो उपकार कर दिया। हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं, किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चीज उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो अपकार करना हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौरी शंकर में कौन सा समास है। अब देखिए, समास आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं अब इससे पहले आपको कल करा चुका हूं समास एक बार। तो समास क्या क्या होते हैं, तत्सम पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है, और आते हैं, और भी समास होते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा समास क्या होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं फिर कराऊंगा, पहले आप समास देखिए, समास होते क्या हैं, ठीक है। अब मेनली समास की बात करें, ठीक है, तो समास जैसे इसमें है, जैसे बहुव्रीहि समास, पहले ले लेते हैं एक बहुव्रीहि समास को, ठीक है। बहुव्रीहि समास है, तो बहुव्रीहि समास होते क्या है, यदि जैसे हम किसी कोई भी सामाजिक पद होता है, ठीक है, सामाजिक पद में जो भी प्रयुक्त शब्द होते हैं उनमें प्रथम और द्वितीय, ठीक है, जो भी पद प्रयुक्त हो रहे, प्रथम और जो द्वितीय पद हैं, ये दोनों पद क्या करते हैं कि अपना मूल अर्थ खो देते हैं, ठीक है, अपना मूल अर्थ खो देते हैं और अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। समझ में आया, जैसे कोई भी हमें वाक्य दिया है, उसमें पहला और जो दूसरा पद आपको दिखेगा, ठीक है, पहला और दूसरा पद आपको दिखेगा, ये अपना अर्थ खो देते हैं और तीसरा पद बनाते हैं, मतलब किसी और के लिए ये दोनों पद क्या करते हैं, तीसरे व्यक्ति को, तीसरे चीज को, तीसरे शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पर होता है कौन सा समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है कि यहाँ पर पहला और दूसरा पद अपना क्या करते हैं, अर्थ खोकर तीसरे अर्थ के लिए, अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, तो वहां हो गया बहुव्रीहि समास। अब देखिए, तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास वहां होता है जहां पर दूसरा या फिर उत्तर पद प्रधान होते हैं, ठीक है। दूसरा पद या उत्तर मतलब अंतिम पद जो होता है वो क्या होता है, उत्तर पद या अंतिम पद क्या होते हैं, यहाँ पर प्रधान। अब यहाँ पर क्या हो रहे थे, दूसरे और पहले और दूसरे पद कोई मतलब नहीं रख रहे थे, अपना अर्थ चेंज कर दे रहे थे, अन्य अर्थ निकाल लेते। लेकिन
तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा और जो उत्तर पद है, लास्ट पद है, ये यही प्रधान होते हैं, यही मेन होते हैं, ठीक है। इसका जो पहला पद होगा, ठीक है, तत्पुरुष का जो पहला पद होता है ये किसको डिनोट करता है, ये करता है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जितने भी चीजें आती है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जहां पर भी आपको दिखेगा पहले पद में तो वहां पर होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। और अंतिम या दूसरा पद क्या करता है, लिंग वचन या लिंग को या वचन को निर्धारित करता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है, पहला पद तो क्या करता है, पहला पद संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण को बताता है, लेकिन दूसरा पद क्या करता है, दूसरा पद करता है कि लिंग मतलब किसी व्यक्ति, जैसे स्त्री है, पुरुष है, क्या है, तो लिंग और वचन, कौन सा वचन है, एक वचन, बहुवचन, उत्तम मतलब एक वचन या बहुवचन, इस तरीके से ना लिंग और वचन को दिखाता है दूसरा पद, पहला पद दिखाता है संज्ञा सर्वनाम का, वहां पर होता है तत्पुरुष समास। अब देखिए द्वंद्व समास, ठीक है। अब द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में होता है कि जहां पर, ठीक है, पहला और जो दूसरा पद होता है वही प्रधान होते हैं, ठीक है। पहला और दूसरा पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष में क्या था, दूसरा और अंतिम पद प्रधान था, ठीक है, दूसरा और अंतिम पद प्रधान था तत्पुरुष में, लेकिन पहला और दूसरा पद किस में प्रधान होगा, द्वंद्व पुरुष में, समास में, सॉरी, द्वंद्व पुरुष में पहला और दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा, पहला दूसरा पद प्रधान इसमें होगा। अब बहुव्रीहि समास में पहला और दूसरा पद प्रधान होता ही नहीं है, ठीक है, इसका अपोजिट है, द्वंद्व का अपोजिट है बहुव्रीहि समास, ठीक है। द्वंद्व समास होता है जहां पर पहला दूसरा पद प्रधान है, बहुव्रीहि समास जहां पर पहला दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, क्योंकि बहुव्रीहि में पहला और दूसरा पद क्या करते हैं, अन्य अर्थ निकालते हैं, लेकिन द्वंद्व समास में पहला और दूसरा पद ही क्या होते हैं, मेन होते हैं, ठीक है। जहां पर पहला और दूसरा पद आपको मेन दिखते हैं, जैसे इनके एग्जाम्पल देखिए तो जहां पर हम बोलेंगे अच्छा बुरा, ठीक है, समानार्थी शब्द आते हैं ना, जैसे अच्छा बुरा, भला बुरा भी बोल सकते हैं, भला बुरा, आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ठीक है, दूध रोटी, इस तरीके से भूखा प्यासा, इस तरीके के जितने भी शब्द आएंगे वो क्या होंगे, द्वंद्व समास होंगे, ठीक है, द्वंद्व समास होंगे। तो मैंने आपको 3 के 3 समास करा दिए, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। अब शॉर्ट फॉर्म में देखें तो द्वंद्व समास में पहला और दूसरा पद क्या करते हैं, ये प्रधान नहीं होते, ये तीसरा अर्थ निकालते। द्वंद्व समास में क्या होता है, पहला और दूसरा पद ही इंपोर्टेंट होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा और तीसरा पद इंपोर्टेंट होता है, ठीक है, ये प्रधान होते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन में बात करें तो गौरी शंकर जो है इसमें कौन सा समास है, ये पूछा गया है। तो गौरी शंकर में कौन सा समास होगा, अब सीधे आपको पता हो गया, द्वंद्व समास। मैंने क्या कहा, अच्छा बुरा, भला बुरा, काला गोरा, गौरी शंकर, ये समानार्थी आ रहे हैं ना, गौरी अलग है, शंकर अलग है, ठीक है, गौरी शंकर ये अलग अलग वर्ड है लेकिन समानार्थी हैं एक दूसरे के, ठीक है। काला पीला, लाल हरा नीला, ऐसे करके ना, अच्छा बुरा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, इधर उधर, ऐसे वाले जितने भी शब्द हैं गौरी शंकर, ठीक है, तो ये क्या आते हैं, द्वंद्व समास में आते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समास अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दशानन में कौन सा समास है। अब देखिए दशानन में कौन सा समास होगा। अब सीधे सीधे आपको दशानन का अर्थ पता होगा। दशानन का अर्थ क्या होता है भाई साहब, दशानन का अर्थ होता है 10 हैं आनन जिसके, ठीक है, 10 हैं आनन जिसके, मतलब वो कौन है, रावण है। अब देखिए इसमें पहला पद 10, दूसरा पद आनन, ठीक है, पहला पद क्या है 10, दूसरा पद क्या है आनन है, और ये तीसरे पद के लिए डिनोट कर रहे हैं, मतलब रावण के लिए ये प्रयुक्त हो रहा है दशानन। दशानन का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, 10 हैं आनन जिसके, मतलब पहला पद 10, दूसरा पद आनन, इसमें से मेन, ठीक है। तो पहला और दूसरा पद, ठीक है, इनका कोई अर्थ ही नहीं है, 10 का कोई अर्थ ही नहीं है, यहाँ आनन का भी कोई अर्थ ही नहीं है। ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, रावण के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है। 10 भी आनन भी किसके लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, रावण के लिए। मतलब पहला और दूसरा पद यहाँ पर कोई मोल नहीं रखता है, यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है लेकिन प्रधान है ही नहीं, ये तीसरे शब्द के लिए प्रयुक्त होता है भाई साहब। वहां पर होता है कौन सा, बहुव्रीहि समास। मैंने क्या बोला था, जहां पर पहला और दूसरा पद अर्थहीन होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थ निकलता है लेकिन वो अपना मूल अर्थ जो होता है, उनका मूल अर्थ तो वो खो देते हैं और अन्य अर्थ निकालते हैं। मतलब यहाँ पर दशानन में 10 और आनन क्या कर रहे हैं, अपना मूल अर्थ खोकर दूसरे अर्थ को निकाल लें, मतलब रावण का अर्थ निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़का शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है, लड़का शब्द का, अरे सॉरी, लड़का शब्द में भाववाचक संज्ञा कौन होगी, तो लड़का शब्द का होगा, यहाँ पर लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो इसका भाववाचक होगा, मतलब लड़के की भावना को कौन प्रकट करेगा, लड़कपन प्रकट करेगा, ठीक है। लड़का है उसका क्या है, लड़कपन है अभी, ठीक है, लड़कपन मतलब बचपना है, ठीक है, लड़का है उसका बचपना लड़कपन होगा, ठीक है।
और जैसे लड़का है लड़की है तो इसका स्त्रीलिंग हो गया ये, ठीक है। लड़के हैं, इसके लड़का का लड़के हो गया, ये बहुवचन हो गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृत के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो अमृत के पर्यायवाची क्या होते हैं? अमृत के पर्यायवाची सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है, सोम होता है, ये सभी हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमृत के ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। अगला देखिए, आकाश का पर्यायवाची है, तो आकाश का पर्यायवाची क्या है? तो आकाश का पर्यायवाची है व्योम, अंबर, गगन, ये सभी, ठीक है। तो इसके भी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। अब देखिए, हनुमान का पर्यायवाची है, तो हनुमान का पर्यायवाची क्या है? महावीर है, पवन कुमार है, लेकिन शंकर नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। मतलब ए और बी क्या है? दोनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी क्या है? गलत है। तो शंकर किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है महादेव जी का पर्यायवाची, ठीक है। नीलकंठ, महादेव, शंकर, ये क्या है? शंकर जी के, महादेव के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अब एक और आ गया समास से, ठीक है। तो जो ये यथाशक्ति है, तो इसमें कौन सा समास होगा? तो यथाशक्ति में होगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब अव्यय क्या होते हैं? अब अव्यय का मतलब समझते हैं पहले तो अब हम, ठीक है, फिर अव्ययी भाव फिर बताऊंगा, ठीक है। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जिनके रूप में वचन, लिंग आदि के कारण कोई विकार नहीं होता। जहां पर भी क्या है, जो भी शब्द हैं उनमें कोई भी वचन लगा दो, कोई भी वचन बोल दो, या फिर कोई भी उनमें लिंग लगा दो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, तो वचन लिंग परिवर्तन करने के पश्चात भी जब अव्यय में कोई भी विकार नहीं शब्द में कोई भी विकार नहीं होता है, तो वहां पर होता है अव्यय, ठीक है। उसको बोलते हैं अव्यय। अव्यय का मतलब क्या हुआ? अव्यय, अवधन व्यय, मतलब ठीक है, अवधन व्यय, ठीक है। अव्यय मतलब इसका मतलब हुआ अवधन व्यय बराबर अव्यय। अव्यय मतलब व्यय ना होना, ठीक है, व्यय ना होना मतलब खर्च ना होना। यहाँ पर कुछ भी चीज खर्च नहीं होगी। अगर हम कोई भी शब्द में लिंग परिवर्तन कर दें, वचन परिवर्तन कर दें, फिर भी कोई विकार नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं अव्यय। अब अव्ययी भाव समास का क्या मतलब है? ठीक है, तो अव्ययी भाव समास का मतलब हो जाएगा जिसमें कोई भी मतलब परिवर्तन। अब अव्यय का मतलब समझ गए, तो अव्ययी भाव भी सेम है, तो मतलब कोई जिस शब्द में क्या नहीं हो रहा है, पूर्व पद में अव्यय होता है, ठीक है। जिसके पूर्व पद में मतलब जिसके पहले पद में क्या होगा? अव्यय होगा, ठीक है। जिसका भी पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा, मतलब जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसको बोलते हैं अव्ययी भाव। तो यथाशक्ति में यथा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। यथा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, यथाशक्ति में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसमें क्या है? अव्ययी भाव, यथाशक्ति। अब इसका बहुवचन करो, लिंग करो, परिवर्तन करो, कुछ भी करो, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, तो यहाँ होगा अव्ययी भाव समास। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? ठीक है, तो अब यहाँ पर आया है गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास मैंने क्या बताया था, जहां पर दूसरा एंड लास्ट मतलब तीसरा पद लास्ट है, तो लास्ट पद दूसरा या अंतिम पद बोल दो इसको। दूसरा या अंतिम पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, जिसमें क्या होता है? पहला पद तो क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण। दूसरा या अंतिम पद क्या होता है? इसमें लिंग वचन कारण का निर्धारण करता है, तो यहाँ पर होता है तत्पुरुष समास। अब देखिए गगनचुंबी में कैसे होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि गगनचुंबी का मतलब होता है गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन को चूमने वाला। तो गगन को चूमने वाला गगनचुंबी हो गया, तो यहाँ पर को आ रहा है, ठीक है, बीच में क्या आ रहा है? को। तो को का प्रयोग किए जाने के कारण ही यहाँ पर तत्पुरुष समास हुआ है। तो अब पहला पद क्या होता है? हमने संज्ञा सर्वनाम, तो गगन क्या है? आकाश। आकाश क्या है? वस्तु प्राणी, इसके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम जो भी है, तो संज्ञा बोलते हैं ना। तो गगन क्या है? संज्ञा है, तो पहला पद क्या होगा? संज्ञा प्रधान होगा, ठीक है। और दूसरा पद और यहाँ अंतिम पद क्या होता है? लिंग का निर्धारण करता है, तो यहाँ पर लिंग का निर्धारण तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर चूम रहा है, ठीक है, लेकिन बीच में को का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो ये थे गाइज आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हिंदी के 20+ क्वेश्चन थे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के साथ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे ही लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।